गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में जो टॉपिक चल रहा था वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन पार्ट 1 आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज जो है हम आपको पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 2 में है जो टॉपिक है वो है अंतःबीजाणु। अंतःबीजाणु द्वारा बाई एंडोस्पर्म, जो बाई एंडोस्पोर होते हैं उनके द्वारा कैसे जनन होता है बैक्टीरिया में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोस्पोर, देखिए एंडोस्पोर जो होता है वो एक एंडोस्पोर द्वारा जो जनन की प्रक्रिया है वो सीधा कहें तो वो जनन की प्रक्रिया नहीं बल्कि बैक्टीरिया अपने आप को बचाने की एक प्रक्रिया अपनाता है, क्योंकि जनन का मतलब होता है कि अपनी संख्या को बढ़ा देना। लेकिन यहाँ पर जो अंतःबीजाणु द्वारा एंडोस्पोर द्वारा जो जनन होता है तो इसमें बैक्टीरिया अपनी संख्या को नहीं बढ़ाता बल्कि अपने अस्तित्व को बचाता है। क्योंकि जब जो प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया का जीवन खतरे में होता है और उस जो है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बैक्टीरिया जो होता है इस प्रावस्था को अपनाता है, अर्थात एंडोस्पोर प्रक्रिया को अपनाता है। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो आइए जानते हैं एंडोस्पोर क्या होता है। देखिए अंतःबीजाणु बैसिलस एवं क्लास्ट्रीडियम वंश के सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था बैसिलस बैक्टीरिया कौन होते हैं, इसको बताया था दंडाणु बैक्टीरिया, आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि बैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम क्या होता है। ठीक, तो उस प्रकार से बैक्टीरिया के मैंने प्रकार बताए थे। तो उसी का ये प्रकार है कि जो अंतःबीजाणु अर्थात जो एंडोस्पोर होता है वो बैसिलस एवं क्लास्ट्रीडियम वंश के सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अर्थात जो बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम जो वंश है, ठीक, जो जीनस है उस जीनस के अंतर्गत ये अंतःबीजाणु बनते हैं। इन बैक्टीरिया की प्रत्येक कोशिका में एक अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है। देखिए इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा चित्र भी देख लीजिए कि जैसे कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसके अंदर जीवद्रव्य होता है जो एक कला से घिरा रहता है, जिसको जीवद्रव्य कला कहते हैं। तो ये अपने जीवद्रव्य को पूरा एकत्र करके मध्य में ले आता है और अपने चारों ओर एक मोटी अवरोधक परत बना लेता है। अपने चारों ओर एक मोटी अवरोधक परत बना लेता है जिसको एंडोस्पोर बोलते हैं। और इसके बाहर चारों ओर एक पतली भित्ति होती है जिसको एक्साइन कहा जाता है, बाह्य चोल कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि इसके ऊपर मोटी भित्ति का आवरण होता है, जिस कारण से इस पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद जब इसकी अनुकूलतम परिस्थितियां आती हैं तो बैक्टीरिया जर्मिनेट होता है, अर्थात जो एंडोस्पोर होता है वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर एक नए बैक्टीरिया का निर्माण कर देता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के बैक्टीरिया में पाया जाता है। इन बैक्टीरिया की प्रत्येक कोशिका में केवल एक अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है, क्योंकि बताया कि जब एक बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो अंतःबीजाणु अर्थात जो एंडोस्पर्म होगा वो कितना होगा, केवल एक ही होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया का जीवद्रव्य संकुचित होकर आकार में गोल हो जाता है और इसके चारों ओर एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो जीवद्रव्य भरा है, जीवद्रव्य संकुचित होकर मध्य में आ जाता है और इसके चारों ओर मोटी, देखिए ये मोटी सी दिखाई दे रही है, तो ये चारों ओर मोटी एक अवरोधक परत का निर्माण हो जाता है। वही लिखा हुआ है इसमें, बैक्टीरिया का जीवद्रव्य संकुचित होकर आकार में गोल हो जाता है और इसके चारों ओर एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो जाती है। ऐसी रचना जो ये रचना बनती है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं। तो ऐसी रचना को अंतःबीजाणु कहते हैं। इसकी बाहरी भित्ति पतली और कोमल होती है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो बाहरी भित्ति कैसी है, पतली है और कोमल सॉफ्ट होती है। बाहरी भित्ति पतली और कोमल होती है। इस भित्ति को वायचोल एक्साइन कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है देखिए वायचोल एक्साइन कहते हैं। इसके अंदर की ओर एक या अधिक परतों का बना बीजाणु चोल होता है। हमने बता दिया आपको कि एक्साइन के नीचे मोटा आवरण होता है। अब मोटा आवरण है तो एक परत का तो बना नहीं होगा, कई परतों का बना होगा। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर एक या अधिक परतों का बना बीजाणु चोल होता है। बीजाणु चोल के अंदर जीवद्रव्य कला से घिरा जीवद्रव्य होता है, अर्थात जो बीजाणु चोल है उसके अंदर जीवद्रव्य भरा हुआ है। ठीक,
जीव द्रव्य भरा हुआ है। और जीव द्रव्य काहे से घिरा होता है? जीव द्रव्य कला से घिरा होता है। तो वही लिखा हुआ है, बीजाणु चोल के अंदर जीव द्रव्य कला से घिरा जीव द्रव्य होता है। इस भित्ति पर जो ये भित्ति बनाती है, जो मोटी भित्ति बनती है, इस भित्ति पर गर्म जल, बर्फ, रासायनिक पदार्थ किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये भित्ति मोटी होती है, जिस कारण से बाह्य वातावरण का, किसी भी प्रकार के वातावरण का प्रभाव अंदर नहीं पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतःबीजाणु सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। मतलब जो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, जब तक इसकी प्रतिकूल परिस्थितियां चल रहेंगी, अनफेवरेबल कंडीशन जब तक चलती रहेंगी इसकी, तब तक ये एंडोस्पोर ऐसे ही पड़ा रहेगा, जर्मिनेट नहीं होगा। फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो जो इसकी प्रतिरोधक भित्ति है ये टूट जाती है, प्रतिरोधक भित्ति टूट जाती है और जीव द्रव्य एक बैक्टीरिया के रूप में बाहर जाता है। तो जो जीव द्रव्य है वो कैसा जाता है? एक बैक्टीरिया के रूप में बाहर आ जाता है। इस प्रकार के जनन में बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। देखिए, इस प्रकार के जो जनन होता है, इसमें बता ही चुके हैं आपको कि कोई भी बैक्टीरिया, जैसे एक बैक्टीरिया है तो एक ही बैक्टीरिया बनेगा, एक से दो नहीं बनेंगे। तो इसमें बैक्टीरिया की संख्या वृद्धि नहीं होती है। अतः जो वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक थे जैसे डुबोस हैं, सरलेस है, ठीक, वह कुछ अन्य वैज्ञानिक थे। तो कौन कौन? डुबोस, सरलेस व अन्य वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने अंतःबीजाणु की क्रिया को गुणन के बिना जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो कौन? डुबोस, सरलेस व अन्य वैज्ञानिकों ने जो अंतःबीजाणु की जो क्रिया थी, इसको क्या कहा? इसको कहा गुणन के बिना जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। इस क्रिया को रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा, अर्थात गुणन के बिना जनन। इसमें, इस प्रकार के जनन में कोई भी गुणन नहीं होता है और नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया सिर्फ एक ही बनेगा। तो ये इस प्रकार का जो प्रोसेस है, इसे बोलते हैं अंतःबीजाणु द्वारा जनन। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका जो लास्ट टॉपिक बचा है, वो छोटा सा टॉपिक है, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। तो इस प्रकार से आपका कल जो है अलैंगिक बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको लिखिए, समझिए, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।